और अब आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें। तो किसान सम्मेलन का आयोजन एक बार फिर से होना है। अन्नदाताओं की हुंकार एक बार फिर से दिल्ली में नजर आने वाली है। दरअसल दिल्ली में किसान महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इस महापंचायत से अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करते हुए किसान नजर आएंगे। पूरे देश से किसान एकजुट होंगे। एमएसपी को लेकर के सरकार को घेरने का काम एक बार फिर से किसानों की तरफ से किया जाएगा। तो दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले में ईडी एक्शन मोड में नजर आ रही है और ईडी ने बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को नया समन जारी किया है। के कविता को जारी नए समन में ईडी ने उन्हें आज पेश होने के लिए कह दिया है। बता दें कि के कविता को ईडी के सामने 16 मार्च को पेश होना था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का हवाला दिया और पेश होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से के कविता से पूछताछ करने की तैयारी में इस वक्त ईडी नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के कविता का नाम भी सामने आया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी ये कहा जा रहा था कि के कविता ने 100 करोड़ का डोनेशन यानी कि एक तरीके से रिश्वत देने का काम आम आदमी पार्टी को किया था। और ऐसे में बीआरएस नेता के कविता से आज एक बार फिर से पूछताछ होने जा रही है। ईडी उनको पहले ही समन जारी कर चुके। 16 मार्च को भी हालांकि ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन पेश नहीं हुई थी के कविता, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की गई। उस याचिका पर अब तक सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग बताई जा रही, जिसकी वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन आज एक बार फिर से जब ईडी की तरफ से समन जारी किया गया और कहा गया है कि आज उन्हें पेश होना पड़ेगा, उनसे कई सवालों के जवाब भी हासिल करना चाहती है ईडी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आज ईडी के सामने के कविता अपनी पेशी देती है या फिर नहीं आती है। लेकिन के कविता से आज एक बार फिर से ईडी अपने सवालों की फहरिस्त लेकर के उनके पास पहुंचेगी पूछताछ के लिए। तो जापान के पीएम किशिदा फूमियो आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं और दिल्ली में किशिदा फूमियो 2 दिन तक रहेंगे। भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाई मिलने वाली है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये भारत जापान के बीच सालाना शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। किशिदा फूमियो आज सुषमा स्वराज भवन में 41वें सप्रू हाउस व्याख्यान में भाग लेंगे और पीएम फूमियो दुनिया के सामने नए इंडो पैसिफिक प्लान की रूपरेखा पेश करेंगे, जिसमें कि भारत जापान की दोस्ती को बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये क्षेत्रीय शांति को बरकरार रखने के लिए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी योजना होगी। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के अहम स्तंभ है। चीन के इस क्षेत्र में वर्चस्व वाले रवैये के साथ विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है। साथ ही आपको ये बता दें कि जापान के पीएम किशिदा फूमियो जब यहाँ आएंगे तो दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से दोस्ती की एक नई मिसाल देखी जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडो पैसिफिक मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, ये माना जा रहा है कि कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है दोनों देशों के बीच में। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमैट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें सम्मान से मोदी लाओक्सियन कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोदी अमर है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बावजूद किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए ये एक दुर्लभ सम्मानजनक संदर्भ है। और रणनीतिक मामलों पर केंद्रित पत्रिका डिप्लोमैट के लेख चीन में भारत को कैसे देखा जा सकता है, इसमें पत्रकार म्यू चुनशान ने यह भी लिखा है कि ज्यादातर चीनी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाकर रख सकता है। तो ऐसे में अब देखिए कि चीन में एक और जहां इंटरनेट यूजर्स की तरफ से एक सर्वे किया गया, जिसके बाद से डिप्लोमैट नाम के इस पेपर में ये छपा है कि किस तरीके से चीन के लोग भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन नेतृत्व वाले नेता के तौर पर देखे जाते हैं और उनका सम्मान तमाम देशों में भी किया जाता है। और ऐसे में आप देखिए कि चीन में जहां एक और भारत के साथ में संबंध थोड़े से नाजुक बताए जाते हैं, तो ऐसे में पीएम की लोकप्रियता का स्तर दिखाता है कि वो अपने आप में कितनी अहमियत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है और दूसरे दिन उन्होंने गिर सोमनाथ के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद से अमित शाह ने सोमनाथ ट्रस्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके अलावा अमित शाह ने जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास किया और जूनागढ़ में एपीएमसी किसान भवन का उद्घाटन भी किया। गुजरात दौरे पर पहुंचे अमित शाह अब तक करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं और कई और कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और जिसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता किसी न किसी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में अमित शाह भी गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए हैं।
हालांकि सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें बीते कल भारत 24 पर आपने देखी भी थी कि किस तरीके से अपने परिवार के साथ में सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद से सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने का काम अमित शाह ने किया था। एपीएमसी किसान भवन में भी उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया था और गुजरात में अमित शाह मिशन 2024 के लिए बताए जा रहे गुजरात दौरा ये बताया जा रहा है। शाह ने करोड़ों की सौगात गुजरात वासियों को दी है। साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर में पहुंचने के साथ महादेव के दर्शन पूजन भी किए और विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ भी हुई है। अल्पसंख्यकों पर केंद्रित राजनीति करने वाली एआईएमआईएम अपनी सियासी जमीन तलाश रही है, जिसके लिए पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और ओवैसी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार पर कुछ खास ही ध्यान दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय में काफी उथल पुथल देखने को मिली है, जिसका वो फायदा उठाना चाहते हैं और इसी को देखते हुए ओवैसी अभी सीमांचल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने किशनगंज के लोहागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमला बोला है। इसके बाद भी ओवैसी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं, जिसका रास्ता सीमांचल से होकर के गुजरता है और यहाँ वो खड़े नजर आते हैं और ओवैसी के इस स्टेटमेंट से तो सही लग रहा है कि वो सीमांचल में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए वो अभी से मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या सीमांचल वाले क्षेत्र में भी एआईएमआईएम को समर्थन लोगों का हासिल होता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई जगह समर्थन करने के लिए उतर चुके हैं ओवैसी, लेकिन आम जनता का समर्थन उनको मिलता हुआ नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बाद से हाहाकार मचा हुआ था। कई जिलों में बिजली संकट गहरा गया था, बत्ती गुल थी और साथ ही पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई थी। ब्यूरोक्रेट से मंत्री बने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के सामने पहला इम्तिहान था, जिसे उन्होंने पूरे नंबरों के साथ पास कर लिया है। महज 65 घंटे के भीतर ही मंत्री एके शर्मा हड़ताल खत्म कराने में कामयाब साबित हुए और साथ ही ये कहा कि मजे हुए खिलाड़ी की तरह एके शर्मा ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मोर्चा संभाला और कभी नरम तो कभी गरम रुख अख्तियार कर बातचीत से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने में सफलता हासिल की। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि एके शर्मा भी जो इम्तिहान उनके सामने था उसे वो पास कर चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाले एके शर्मा अब यूपी में योगी सरकार के अहम सिपा सलाहकारों में एक माने जाते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में काम कर रहे हैं और पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। दोपहर में एके शर्मा ने बिजली संगठन के नेताओं की बैठक ली थी, जिसमें कि हड़ताल समय से पहले ही खत्म कराने का निर्णय ले लिया गया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी और चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है। जयपुर में जाट महापंचायत के बाद अब ब्राह्मण समाज ने हुंकार भरी है। विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत की गई। महापंचायत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई समाजों के नेता जुटे और ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधियों के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई नेता महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत में ब्राह्मण समाज के लिए राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। महापंचायत में ब्राह्मण सीएम की मांग उठी। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी से 30-30 टिकट ब्राह्मण समाज को देने की मांग की गई। महापंचायत में भगवान परशुराम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। चुनाव के लिहाज से ब्राह्मण समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस महापंचायत के जरिए स्वर्ण समाज ने ये दिखा दिया है कि अगर राजनेताओं को उनका दिल जीतना है या आने वाले चुनाव में उनका वोट हासिल करना है तो फिर समाज की मांगें माननी जरूरी होगी। और अब इस महापंचायत का आने वाला चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो देश में आए दिन रोड एक्सीडेंट या फिर गाड़ियों से टक्कर की वजह से लोगों के मरने की खबरें सामने आती रहती है और अब मुंबई में एक ऐसे ही दुखद मामला सामने आया, जिसमें कि मुंबई की एक टेक फर्म के सीईओ की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। बता दें कि निजी कंपनी के अधिकारी राजलक्ष्मी विजय मुंबई में वर्ली सी फेस में सुबह सुबह जॉगिंग कर रही थी और उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि राजलक्ष्मी विजय कई फीट तक हवा में उछल गई और ऑल्ट्रूइस्ट टेक्नोलॉजीज के सीईओ एथलीट के तौर पर जानी जाती थी और उन्होंने हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन में भी हिस्सा लिया था। कार चलाने वाले युवक को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बात की जांच की जा रही है कि ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि चश्मदीद गवाहों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज और खून के नमूनों को इकट्ठा कर लिया गया है।
तो वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को फिर से धमकी मिल गई है। 18 मार्च को उन्हें धमकी भरा ईमेल भेजा गया। सलमान खान के मैनेजर ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है। बॉलीवुड के दबंग खान की जान पर मंडराता खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से सलमान को फिर से धमकी दे दी गई है। 18 मार्च को सलमान के मैनेजर प्रशांत गुंजलकर को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिसमें कि एक्टर से बात करने की बात कही गई। ये मेल रोहित गर्ग के नाम से मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बराड़ के सहयोगी रोहित की तरफ से कहा गया कि सलमान ने लॉरेंस का इंटरव्यू तो देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो फिर देख ले। वहीं ये भी कहा गया कि मामले को खत्म करने को लेकर के गोल्डी सलमान खान से मिलना चाहता था। बताया जा रहा है कि रोहित ने मेल में ये भी लिखा कि समय रहते बता दिया, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। धमकी भरे ईमेल के बाद से सलमान खान के घर गैलेक्सी हाइट्स के बाहर से सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी धमकी भरे फोन कॉल्स और साथ ही एक खत भी बरामद हो चुका है सलमान खान को, लेकिन एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के डर की वजह से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई।